sini ya, tuh coba turun lagi nih. Ayo tuh. शुरू करें। नमस्कार, मैं पुनीत अग्रवाल, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर त्रिपुरा। मेरे साथ SPNO स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर श्री जी श्रीनिवास राव, एडिशनल CEO उषा जैन-मोघ, एडिशनल CEO सुभाषी बंदोपाध्याय। हम सब आपके सामने लोकसभा इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 मार्च को अनाउंस किया था, उसके बारे में त्रिपुरा से संबंधित इलेक्शन की क्या डेट्स हैं, क्या ओवरऑल प्रोसेस है, उसके बारे में आपको अवगत कराने के लिए आए हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा, 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फुल कमीशन ने 7 चरणों में जो पूरे देश में लोकसभा इलेक्शन होने हैं उसका उन्होंने पूरा विवरण दिया था। उन्होंने प्रथम में बताया कि क्या क्या उन्होंने प्रोसेस फॉलो किए, क्या क्या प्रक्रिया ली गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस प्रोसेस में इंक्लूड किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को इसमें सम्मिलित किया जा सके। और त्रिपुरा के संबंध में भी उसमें डेट डिसाइड की गई थी, तो उसी बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा। त्रिपुरा में इलेक्शन 2 फेज़ में होगा। फेज़ 1 जब आपका पोलिंग डेट होगा 19 अप्रैल को, और फेज़ 2 जिसमें आपका 26 अप्रैल को होगा। तो हम डिटेल में अगर जाते हैं तो पहला जो फेज़ है उसमें आपका 1 त्रिपुरा वेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जनरल सीट है, उसमें उसके साथ ही साथ जो असेंबली इलेक्शंस की जो 7 रामनगर की सीट थी जो वेकेंट है बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ द MLA ऑफ दैट सीट, उसका भी साथ ही साथ प्रथम चरण के साथ ही इलेक्शन होगा। तो ये पहला फेज़ का जो इलेक्शन है उसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन वो कल है 20 मार्च को। उसके बाद 27 मार्च, उसके 20 मार्च के साथ ही आपका नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और 27 मार्च तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे। 28 तारीख को लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी होगी फॉर नॉमिनेशन। 30 तारीख को विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर किया जा सकता है। देन उसके बाद कैंपेन पीरियड चलेगा आपको, और डेट ऑफ पोल होगा 19 अप्रैल, जिसमें जो लास्ट 48 आवर्स है उसमें आपकी कैंपेनिंग अलाउड नहीं रहती, तो आपका 7 बजे से 5 बजे तक पोलिंग चलेगी। तो यानी कि 19 अप्रैल 5 बजे तक आपकी वोटिंग होगी। तो 17 अप्रैल 5 बजे तक कैंपेनिंग संभव है, उसके बिना बाद कैंपेनिंग नहीं की जा सकती फॉर फेज़ 1 त्रिपुरा वेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए। इसी प्रकार जो हमारी त्रिपुरा में दूसरी सीट है 2 त्रिपुरा ईस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, उसका नोटिफिकेशन होगा इशू 28 मार्च को, और इसमें लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होगी 4 अप्रैल को। डेट फॉर स्क्रूटनी और नॉमिनेशन 5 अप्रैल। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट 8 अप्रैल। डेट ऑफ पोलिंग 26 अप्रैल को होगी, जो मतलब फर्स्ट फेज के 7 दिन बाद है। और काउंटिंग दोनों फेज़ 1 फेज़ 2 इवन पूरे और बाकी जितने और कंट्री में भी काउंटिंग है वो 4 जून को है, अगर हम बाकी 2 स्टेट को छोड़ दें जिसका बाद में चेंज किया गया था। तो हमारी दोनों सीट्स का काउंटिंग 4 जून 2024 को होगा, और इस पूरी इलेक्शन प्रोसेस को 6 जून तक कंप्लीट कर देना है। अगर हम इलेक्ट्रल रोल की बात करें किसी इलेक्शन के लिए, सबसे प्रथम जरूरत है इलेक्ट्रल रोल, कि कौन मतदाता हैं जिनको इस इलेक्शन में वोट देने का अधिकार होगा, और वो निर्णय होता है इलेक्ट्रल रोल में जिनका नाम अंतर्भुक्त होते हैं वो वोट डाल सकते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा स्पेशल समरी रिवीजन की प्रक्रिया आरंभ हुई थी 1 नवंबर से, जो 5 जनवरी 2024 तक चली। उस समय जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ था इलेक्ट्रल रोल का, उस समय 1 त्रिपुरा वेस्ट में टोटल वोटर्स थे 14,61,836, और 2 त्रिपुरा ईस्ट में टोटल वोटर्स थे 13,95,089। तो टोटल अगर हम देखें इलेक्टर्स त्रिपुरा स्टेट के लिए, वो दोनों को जोड़ते हैं तो बनता है
1,56,925। लेकिन उसके बाद भी ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूस अपडेशन का इलेक्टोरल रोल में, वो जारी रहता है। इसलिए 5 जनवरी के बाद भी फॉर्म लोग सबमिट कर सकते हैं, कर रहे हैं। 6, 7, 8 जो फॉर्म्स हैं जिसमें न्यू इंक्लूजन के लिए, डिलीशन के लिए, करेक्शन के लिए, वो चल रहा है। तो अभी भी इसलिए ऐड हो रहा है। आज की डेट की अगर हम बात करें, अभी तक जो उसमें चेंज आया है, तो 1 त्रिपुरा वेस्ट में जो टोटल वोटर्स हैं 14,14,62,875 हो गए हैं। ऐसे ही आपका 2 त्रिपुरा ईस्ट में 13,95,121 एंड ओवरऑल 28.57,996। तो करीब आपका 1,000 के ऊपर वोटर्स नए ऐड हुए हैं और ये प्रक्रिया भी चलती रहेगी। लास्ट डेट और नॉमिनेशन जो होगा उस समय तक जितने नाम इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड हो जाएंगे वो सब वोट देने के लिए उनको अधिकार रहेगा। तो आपका लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन अगर फर्स्ट फेज़ का हम देखें तो वो 27 मार्च है। और कोई भी अगर फॉर्म सबमिट किया जाता है तो उसके बाद मिनिमम 7 डेज़ का टाइम हेयरिंग के लिए दिया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं अब तक जितने फॉर्म्स आ गए हैं, क्योंकि कल तो आपका नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया जाएगा कल से, तो अब तक जितने पेपर फॉर्म्स सबमिट हो गए हैं उनका डिस्पोजल तक जो नंबर आ जाएगा उससे फाइनल फिगर हमें मिलेगी कि 27 मार्च को इलेक्टोरल रोल जो 1 त्रिपुरा वेस्ट की है उसके लिए। सिमिलरली अगर हम 1 त्रिपुरा ईस्ट की बात करेंगे तो उनका जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है आपका 4 अप्रैल 2024 को, तो उस समय तक जो उनके रिलेटेड जो असेंबली सेगमेंट्स हैं उसमें जो इलेक्टोरल रोल हैं उसका जो फाइनल नंबर होगा उसको मिला के टोटल इलेक्टर्स डिसाइड होंगे। जैसे आप जानते हैं दोनों पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में 60 असेंबली सेगमेंट्स में से 30 आती हैं। अभी आपका जो वेस्ट सीट है उसमें आपका पूरा वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट, सफाई जिला डिस्ट्रिक्ट आता है और साउथ और गोमती के पार्ट आते हैं, कुछ असेंबली कंस्टिट्यूंसीज आती हैं। अगर हम ईस्ट सीट की बात करें तो उसमें आपके 4 डिस्ट्रिक्ट पूरे आते हैं, जिसमें नॉर्थ, उनाकोटी, ढलाई, खोवई हैं, और साउथ एंड गोमती के उसमें भी पार्ट आते हैं। तो इस वे में टोटल ब्रेकअप है। आपका जो 7 रामनगर असेंबली का जो बाई इलेक्शन है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैं 45,669। और इसमें टोटल अगर हम पोलिंग स्टेशन की बात करें तो पूरे स्टेट में 3,349 पोलिंग स्टेशन हैं, प्लस एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन का हमें अप्रूवल मिला रिसेंटली, जो साउथ त्रिपुरा में शांति बाजार सब डिवीज़न में आपका काला लगोंग एरिया है, उसमें ब्रू माइग्रेंट फैमिलीज जो नॉर्थ त्रिपुरा में थी वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए वहाँ शिफ्ट हो रही हैं। तो उनके लिए एक नया पोलिंग स्टेशन वहाँ क्रिएट होगा, जो तब लास्ट दिसंबर असेंबली रिवीजन तक वो क्लैरिटी नहीं थी, तो ये एक नया नंबर ऐड हुआ। तो हम अब कह सकते हैं 3,350 टोटल पोलिंग स्टेशन हैं। इसमें आपका जो 1 त्रिपुरा वेस्ट है उसमें टोटल पोलिंग स्टेशन हो जाते हैं 16,086, जिसमें 1 जो ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन उसको इंक्लूड करके, और जो 2 त्रिपुरा ईस्ट है उसमें टोटल पोलिंग स्टेशन है 16,064। इसमें अगर हम टोटल बात करें, टोटल 3,350 में 705 आपके अर्बन आएंगे, 2,645 आपके रूरल एरियाज में आएंगे। और कुछ कुछ पोलिंग स्टेशन में जैसे आप देखते हैं कि एक ही लोकेशन पर एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन होते हैं, पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज में बात करें तो उस हिसाब से टोटल डिस्टिंक्ट पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं 2,524, प्लस एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन तो उसी में ही आ जाएगा, तो इसलिए 2,524 रहेगा, जिसमें अर्बन लोकेशंस हैं 421 एंड रूरल लोकेशन 2,103। हम लोग का टोटल जो इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो है 675। लास्ट ईयर जब समरी रिवीजन हुआ था 2023 में, जब जनवरी 2023 में नोटिफिकेशन फाइनल इलेक्टोरल रोल का नोटिफाई किया गया था, उस समय इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो था आपका 667, वो बढ़ के 675 हो गया। ऐसे ही जेंडर रेशियो पहले 989 था, वो बढ़ के 991 हो गया है। तो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स के इंक्लूजन ज़्यादा हुआ कंपेयर टू मेल वोटर, जिसकी वजह से ये जेंडर रेशियो इम्प्रूव हुआ है। और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में हमारे टोटल सर्विस वोटर्स जो हैं वो 10,266 हैं, जिसमें 1 त्रिपुरा वेस्ट में 5,917, 2 त्रिपुरा ईस्ट में 4,349। इसके अलावा 18-19 ईयर्स की जो एज ग्रुप में है, जो मतलब न्यू वोटर्स हैं, यूथ जिनको फर्स्ट टाइम वो वोट देंगे,
वो टोटल नंबर स्टेट में 69,782, इसमें 1 त्रिपुरा वेस्ट 33,152, 2 त्रिपुरा ईस्ट 36,630. तो दिस विल बी द न्यू वोटर्स. इलेक्शन कमीशन का निरंतर प्रयास है कि जो भी नए वोटर्स आ रहे हैं, जो 18 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं, उनको विशेषतः उनका ध्यान आकर्षण किया जाए, वोट की महत्ता बताई जाए ताकि वो बड़ी संख्या में आकर वोट दें. इसी प्रक्रिया में हम लोग ने भी स्टेट में इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब कॉलेजेस में, हाई सेकेंडरी स्कूल्स में खोले हैं ताकि उनको इसकी महत्ता के बारे में बताया जाए. तो हमारे यहाँ भी ये इसमें इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली. 85 प्लस इलेक्टर्स, जो आपने लास्ट असेंबली इलेक्शन में देखा होगा कि 80 से ज़्यादा उम्र के जो लोग थे और इसके अलावा जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ PWD यानी दिव्यांगजन, उनको वोट डालने के लिए सुविधा दी गई थी कि वो अगर चाहें तो वो अपना ऑप्शन दे के घर में वोटिंग की सुविधा ले सकते हैं. तो ये फैसिलिटी इस बार भी रहेगी जैसे असेंबली इलेक्शन में थी. एक परिवर्तन है, उस समय 80 से ज़्यादा बड़े जो वयस्क नागरिक थे उनको ये सुविधा उपलब्ध थी. अब एक अमेंडमेंट के द्वारा इसको 85 या उससे ज़्यादा कर दिया गया. इसलिए आज की डेट में जो लोकसभा इलेक्शन में जिनकी उम्र 85 या उससे ज़्यादा होगी उनको ये फैसिलिटी रहेगी. वो फॉर्म 12D में निर्धारित समय में अगर अपना चॉइस देंगे तो उनको अकॉर्डिंगली होम वोटिंग फैसिलिटी रहेगी. तो टोटल 85 प्लस इलेक्टर्स जो स्टेट में हैं 18,676, जिसमें 1 त्रिपुरा वेस्ट में 9,702, 2 त्रिपुरा ईस्ट में 8,974. और ऐसे दिव्यांग जो इलेक्टर्स हैं उनकी संख्या है टोटल 19,866, जिसमें 1 त्रिपुरा वेस्ट 84,486 एंड 2 त्रिपुरा ईस्ट 11,380. टोटल जो हमारे पोलिंग स्टेशन है उसमें एक विशेष प्रयास किया गया कि जो पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें विमेन, यूथ, दिव्यांगजन, उनको भी हम लोग एक उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको और हम लोग दिखाएं. उस दृष्टि से जैसे इलेक्शन कमीशन का भी गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत हर असेंबली सेगमेंट जो है उसमें हमारे सब में एक कम से कम यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन होगा, एक आपका PWD मैनेज पोलिंग स्टेशन होगा, 2 मिनिमम वीमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन होंगे और 2 मॉडल पोलिंग स्टेशन होंगे. मॉडल पोलिंग स्टेशन है जिसमें सभी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के साथ साथ और फैसिलिटीज़ भी होंगी जिससे लोगों को वहाँ पे वोट देने में और सुविधा हो, उनको वहाँ पे फेस्टिव एनवायरनमेंट मिले. तो टोटल अगर हम स्टेट की बात करें तो आउट ऑफ 3,349 प्लस 1 ऑक्सिलरी जो पोलिंग स्टेशन है उसमें 154 विमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन है, 60 PWD यानी दिव्यांगजन द्वारा मैनेज पोलिंग स्टेशन है, 121 मॉडल पोलिंग स्टेशन है, 60 यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन है. तो ये ओवरऑल इलेक्टर्स का डिटेल है. इसके अलावा आपका जो जो लोग इलेक्शन ड्यूटी में एंगेज रहेंगे, चाहे वो पोलिंग पर्सनल हो, चाहे पुलिस पर्सनल हो या और अलग अलग कार्य में जो लोग होंगे जिनको इलेक्शन डे में, पोल डे में अपने पोलिंग स्टेशन में जाके वोट डालने की सुविधा नहीं हो पाएगी क्योंकि वो इलेक्शन काम में व्यस्त होंगे, ऐसे लोगों को पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट देने की फैसिलिटी होगी. साथ ही साथ क्योंकि ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें इवन EDC इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट उसकी भी सुविधा रहेगी, जिसमें कोई भी अगर पर्सन जिसको इलेक्शन की ड्यूटी दी गई है वो अगर उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में है जिसमें उनका भी वोट आता है तो उनको पोस्टल बैलेट की बजाय EDC सर्टिफिकेट दिया जाएगा. EDC सर्टिफिकेट के द्वारा उनको ये अधिकार दिया जाता है कि वो उस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के किसी भी पोलिंग स्टेशन में जाके ऑन द डे ऑफ पोल पोलिंग कर सकते हैं. तो वो इसलिए वो कोई भी पोलिंग स्टेशन हो सकता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस भी पोलिंग स्टेशन में जा रहे होंगे, उद्देश्य यही रहता है कि वो अपने पोलिंग स्टेशन में नहीं जा पाएंगे, इसलिए उनको EDC दिया जाता है, यानी कि वो किसी और पोलिंग स्टेशन में जा रहे होंगे जो उनके ड्यूटी के एरिया के आसपास होगा. तो उसका
अगर हम सिंपल मीनिंग देखें, यानी कि उस इलेक्टोरल रोल में जितने भी नाम होंगे उससे ये नाम ज़्यादा होंगे, मतलब वो उसमें एडिशन होगा। अगर आप मान के चलिए किसी पोलिंग स्टेशन में 1000 वोटर्स हैं, तो वहाँ पे अगर आपके 5 लोग ईडीसी वोट डालने आएंगे तो 1005 बन जाएगा। तो उसका मतलब ये ना माना जाए कि इसमें नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ कैसे गए, अगर उसमें 1000 ही थे तो 1005 कैसे हो गए, क्योंकि ईडीसी देने का मतलब होता है कि उनका जो ओरिजिनल इलेक्टोरल रोल है उसमें उनका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता है कि वहाँ पे वो वोट, मतलब क्योंकि वहाँ से उनको हटा दिया गया और वो किसी ना किसी और जगह डालेंगे। तो ओवरऑल टोटल जो इलेक्टर्स है, जो अभी हमने संख्या बताई, वो सेम रहने वाली। लेकिन ऐसे लोगों को इलेक्शन ड्यूटी में, क्योंकि वो अपने पोलिंग स्टेशन में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन में जाएंगे, तो उस वजह से वहाँ पे पोलिंग स्टेशन का जो टोटल वोट्स पोल्ड है वो हो सकता है इवन टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्टर्स आपके उस पोलिंग स्टेशन में इलेक्टोरल रोल में लिखे उससे ज़्यादा हो जाए। लेकिन उसमें कोई किस टाइप का डाउट नहीं रहना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि नंबर कैसे ज़्यादा हो जाए। तो ये इसलिए, और जो लोग ऐसे एरिया में होंगे जहाँ पे उनका वो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी भी चेंज हो रहा है, तो ऐसे में उनको पोस्टल बैलेट दिया जाएगा। अब पोस्टल बैलेट में जैसे लास्ट टाइम भी होता है, एक फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा, जो नॉर्मली जो एसडीएम्स हैं वो सब डिवीजन हेडक्वार्टर में फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाता है, और वहाँ पे कंसर्न जो भी इलेक्शन ड्यूटीज़ में लिंक्ड ऑफिशियल्स हैं वो आके अपना पोस्टल बैलेट वहीं पर कास्ट करके वहाँ पे एक ड्रॉप कर जाते हैं, मतलब जो एक बॉक्स रहता है। तो उस वे में ही रहेगा पोस्टल बैलेट में। बस स्पेशली इलेक्शन कमीशन का जो डायरेक्शन है कि वो पोस्टल बैलेट भी फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू ही दिए जाएंगे, मतलब जिनको भी पोस्टल बैलेट इश्यू हो रहा है वो फैसिलिटेशन सेंटर में आके वोट डालेंगे, उनको घर में जाके पोस्टल बैलेट देने की फैसिलिटी नहीं है। सो देयर इज नो प्रोविजन फॉर सेंडिंग द पोस्टल बैलेट बाय पोस्ट और थ्रू स्पेशल मैसेंजर। वो उनको ही फैसिलिटेशन सेंटर में आके पोस्टल बैलेट जो इशूड है उसके थ्रू उनको वोट देना है। तो ये मतलब स्पेशली ध्यान देने की बात है। इसके अलावा जितने पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें सभी पोलिंग स्टेशन में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़, मूलभूत सुविधाएं उसमें इलेक्टर्स को वोट डालने में सहायता करने के लिए हूँ, ये निश्चित किया जाता है। तो हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उन सब में ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी उसकी फैसिलिटी रहेगी। अगर जो फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं, दिव्यांगजन, उनको वहाँ तक ले जाने में प्रॉब्लम ना हो तो वो रैंप की सुविधा होती है। हमारे सारे पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो भी जहाँ पे अगर थोड़ा सा एलिवेशन है तो उसमें रैंप की फैसिलिटी सभी पोलिंग स्टेशन में रहेगी। इसके अलावा फर्नीचर तो रहेगा ही, और वेटिंग शेड, जनरली जैसे देखा जाता है कई बार जब भीड़ हो जाती है तो लोग को वेट करना पड़ता है, तो ऐसे में वेट करने में पर्टिकुलरली जब अब गर्मी बढ़ रही है तो उसमें वेट करने में लोगों को असुविधा ना हो उसके लिए वेटिंग शेड की व्यवस्था रहेगी। और एंट्री एग्जिट में भी जितना संभव होता है सेपरेट एंट्री एग्जिट ही रहती है। कुछ कुछ जगह क्योंकि बिल्डिंग में नहीं है तो उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट करके इंश्योर किया जाता है कि पोलिंग में किसी टाइप की असुविधा ना हो, एक स्ट्रीमलाइन वे में एंट्री हो और लोग एग्जिट करें और पोलिंग सही गति से हो। और मेन जो इलेक्शन अनाउंसमेंट के साथ होता है, 16 मार्च को जब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट किया उसके साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप सभी जानते हैं, उसकी कॉपी हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मीटिंग करके दी है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कैंपेनिंग के दौरान जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो एक आचार संहिता एक मेंटेन करें कि उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। वो अगर अपनी बात इलेक्टर्स को बताना चाहते हैं तो उसमें वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा उन सब के का आह्वान करके वोट ना मांगे, किसी के प्रति कोई फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, कोई अनवेरिफाइड एलिगेशन ना लगाएं, और इशू बेस्ड कैंपेनिंग हो इंस्टेड ऑफ किसी पे पर्सनल अटैक, वो सब चीज़ें ना की जाए। और पर्टिकुलरली जो रूलिंग जो पावर में पॉलिटिकल पार्टी है वो कुछ भी गवर्नमेंट की मशीनरी का मिसयूज़ ना करें। तो वो सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इमीडिएटली फोर्स में आ गया है, उसका आप लोग भी ध्यान रखें। आप लोग एज ए मीडिया आइज एंड ईयर्स ऑफ कमीशन हैं, जिसके थ्रू कैंपेनिंग के दौरान अलग अलग एरियाज में क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। तो आप लोग जो दिख रहा है उसको देखें और उसको, लेकिन
जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको वेरीफाई भी करें। मतलब जर्नलिज्म का भी जो मतलब हमें ध्यान रखना है कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं पर उसको हम खुद चेक कर लेंगे वो सही है कि नहीं, उसको ऑथेंटिक सिटी चेक करने के बाद उसको दिया जाए। वरना कई बार गलत खबर आती है, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो वो जब तक उसको उसके ऊपर काउंटर किया जाता है, उसको सही तथ्य रखा जाता है, तब तक वो कई जगह फैल चुकी होती है, और उसका जो एडवर्स जो इम्पैक्ट होना होता है वो ऑलरेडी काफ़ी हो चुका होता है। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना कि जो न्यूज़ हम दे रहे हैं, जो तथ्य हम दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसको देख के तब दिया जाए। और जैसे इलेक्शन प्रोसेस में रहता है, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सभी वोटर्स को इलेक्शन से पहले उनको दिया जाएगा BLOs के द्वारा। उसमें उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ पे है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन, उसमें कितने वोटर्स हैं, उनका वो पूरा मतलब इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, ताकि उनको वोट डालने में कोई असुविधा ना हो। सभी को एपिक जो होता है, एपिक कार्ड, उसके द्वारा वो वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर एपिक नहीं है तो 12 आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको दिखाकर वोटर पोलिंग स्टेशन में जाके वोट डाल सकते हैं। और इसी टाइप से जो हमने वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप की बात कही, उसके साथ ही एक असेसिबल वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप भी बनाई जाती है, जो मुख्यतः जो देख नहीं पाते हैं तो उनके लिए एक ब्रेल में असेसिबल वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप उनको अवेलेबल की जाती है, ताकि उससे वो भी जान पाएँ कि उनको कहाँ पे वोट डालना है। EVMs टोटल आपको इलेक्शन में, जैसे आप सबको पता ही है, EVMs VVPAT के थ्रू इलेक्शन होता है, तो हमारे 3,350 जैसे पोलिंग स्टेशन हैं, तो उससे हमारे कई गुना मतलब 1.8 टाइम्स उसमें हमारे पास हम EVMs हैं। अगर हम एग्जैक्ट संख्या की बात करें तो 6,331 हमारे पास बैलेट यूनिट्स हैं, 6,615 कंट्रोल यूनिट्स हैं, 6,296 VVPATs हैं, जिसको ऑलरेडी फर्स्ट लेवल चेकिंग किया जा चुका है, और उस समय मीडिया और पॉलिटिकल पार्टी सभी के प्रेजेंस में वो किया गया। और हाँ, अब उसका रेंडमाइजेशन भी आपका आज हो गया है। और इसी टाइप से जो आपका 7 रामनगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बाई इलेक्शन होना है, उसके लिए भी EVMs टोटल 98, उसमें टोटल 49 पोलिंग स्टेशन हैं, तो उसके लिए डबल 98 बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और VVPATs, उनका भी FLC फर्स्ट लेवल चेकिंग किया जा चुका है। बाकी आपका जो एक अफिडेविट की रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें जैसे आप सभी जानते हैं जो भी नॉमिनेशन होता है उसमें कैंडिडेट्स को एक अफिडेविट देना होता है। उसमें अपने इमीडिएट फैमिली यानी स्पाउस, बच्चों का पूरा डिटेल देना होता है, उनकी क्या मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उनके अगेंस्ट में अगर कोई केस चल रहा है क्रिमिनल एंटीसीडेंट का, तो उसकी डिटेल देनी होती है, तो वो उस अफिडेविट दिया जाएगा। और अगर किसी के कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से उसकी डिटेल्स लास्ट डेट ऑफ मतलब डेट ऑफ विड्रॉल के बाद और 48 आवर्स बिफोर दी लास्ट आवर ऑफ पोलिंग, उस बीच में 3 बार उसको मीडिया में प्रिंट में पब्लिश करना पड़ता है। पहली बार आपको शुरू के 4 दिनों में करना होता है, दूसरा 5 से 8 दिनों में करना होता है, उसके बाद 9th डे टू लास्ट डेट ऑफ कैंपेनिंग जो है उस बीच में आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी करना होता है, कैंडिडेट को भी करना है, दोनों को करना होता है। उसके स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स हैं जिसके अंदर उसको करना है, वो उसी में वो किए जाते हैं। तो आप लोग उस चीज़ पे ध्यान रखें कि वो अलग अलग मीडिया में जब प्रिंट होगा तो सभी कैंडिडेट्स के आ रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा इलेक्शन एक्सपेंडिचर एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे सभी कैंडिडेट्स के बीच में, तो उसके लिए कमीशन ने निर्धारित किया है दोनों जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी सीलिंग लिमिट है एक्सपेंडिचर की 95 लाख। तो इसमें पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आ रही है, इसलिए असेंबली सेगमेंट वाइज इसमें कोई सेपरेट ब्रेकअप नहीं है, टोटल 95 लाख होगा, उसके अंदर ये रहना चाहिए। उसमें जो कंसर्न कैंडिडेट्स जो कर रहे हैं खर्चा, उसका पूरा उनको ब्यौरा रखना पड़ता है। एक रजिस्टर है स्पेसिफिक जिसमें वो डिटेल रखते हैं, एक एक एक्टिविटी जो उन्होंने की है कैंपेनिंग में, कोई सामान खरीदा है, कोई डिस्ट्रीब्यूट किया है, लीफलेट, पैम्पलेट, वो पूरा डिटेल उसमें रहता है। रेट चार्ट उसमें बताया रहता है कि किस रेट के हिसाब से उनको असेस करना है, तो वो
उसका डिटेल रखते हैं और उसको हर 3 दिन में जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं उनकी टीम की तरफ से उसको देखा भी जाता है, मॉनिटर किया जाता है। तो वो प्रोसेस भी रहेगा। कोई भी कैंपेनिंग करने के लिए अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देना है, चाहे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसको देने से पहले कम से कम 3 दिन पहले आपको एक जो मीडिया सर्टिफिकेशन एंड MCMC जो कमेटी है एंड मॉनिटरिंग कमेटी, उसके द्वारा उसको वेट कराना पड़ता है, अप्रूव कराना पड़ता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में MCMC रहती हैं, जिस जो वो निर्णय लेती हैं उस हिसाब से उसको प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सर्कुलेट किया जा सकता है। अगर किसी को उसके ऊपर कोई डाउट है तो वो अपील करके स्टेट लेवल MCMC में भी ला सकते हैं। टोटल स्टार कैंपेनर जैसे आप जानते हैं वो हर कैंडिडेट को अधिकार रहता है। तो अगर नेशनल या स्टेट रिकग्नाइज पार्टीज हैं तो टोटल 40 स्टार कैंपेनर्स ला सकते हैं, एंड अदर देन रिकग्नाइज्ड पार्टीज हैं या कैंडिडेट्स हैं तो फिर वो 20 ला सकते हैं। पेड न्यूज़ का एक सिस्टम हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो न्यूज़ है, कई बार न्यूज़ के इस टाइप से दिखाया जाता है जिससे किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट मिले। तो वो अगर ऐसी कोई न्यूज़ होगी जिससे ये लगता है कि ये किसी इस उद्देश्य से दी जा रही है तो वो पेड न्यूज़ की डेफिनेशन में आता है। उसमें जो खर्चा उस न्यूज़ के पब्लिकेशन में आया है वो कंसर्न कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर के ब्यौरे में ऐड किया जाएगा। और इसके अलावा लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रक्रिया को समझ सकें और उससे अवगत रहें, उसके लिए IT एप्लीकेशंस का एक विशेष यूज़ किया गया है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका KYC नो योर कस्टमर, ये एक ऐप है जिसके द्वारा जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे उनकी पूरी डिटेल आपको इस ऐप में मिलेगी, ताकि कोई भी मतदाता वोट डालने से पहले जान पाए कि वो अलग अलग कौन कौन से कैंडिडेट इलेक्शन में लड़ रहे हैं, उनके क्या उनके काम हैं, तो वो सब डिटेल आपको उसमें मिलेगी। इसके अलावा आपका एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है जिसके द्वारा वोटर को पोलिंग स्टेशन की डिटेल हो, इलेक्टोरल रोल के बारे में डिटेल हो, वो सब तथ्य इलेक्शन से रिलेटेड बातें आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप में मिलेंगी। इसके अलावा आपका कोई कंप्लेंट किसी को करनी है तो ये एक C-Vigil ऐप है जिसके द्वारा अगर कहीं कुछ लग रहा है कि जो हो रहा है वो नियम के हिसाब से ठीक नहीं है तो कोई भी सिटीज़न अपने मोबाइल से C-Vigil ऐप के द्वारा फ़ोटो खींच के इमिडिएटली जो उनको बोलना है वो बोल सकता है। उससे वो स्टैम्प हो जाता है, वो लोकेशन और टाइम, अगर कोई C-Vigil से कोई भी कंप्लेंट डालते हैं और उसके 100 मिनट के अंदर ये कमीशन का डायरेक्शन है कि उसका निपटारा किया जाए। इमिडिएटली जैसे ही ये C-Vigil में कोई कंप्लेंट आती है तो डेट, टाइम, लोकेशन सब उसमें आ जाता है। तो कंसर्न जो टीम्स हैं ARO लेवल पे वो इमिडिएटली एक्टिवेट हो जाती हैं और वो स्पॉट में जाती हैं, कंप्लेंट से बात करती हैं और तथ्यों को कलेक्ट करके उसके ऊपर जो उचित निर्णय लेना होता है वो लेती हैं। तो ये 100 मिनट में किया जाता है। तो इसका लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कोई फ़ोन में कंप्लेंट करे। कई बार ये बात आती है कि फ़ोन करने उठ नहीं रहा है, तो हेल्पलाइन नंबर तो है 1950। इसके अलावा आपके और नंबर्स भी रहते हैं कंप्लेंट करने के लिए। वेबसाइट जो है CO ऑफिस की, उसके थ्रू हो सकता है। नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल NGSP, इस पोर्टल के द्वारा भी किसी भी टाइप का ग्रीवांस किसी को हो वो किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों से ग्रीवांस रजिस्टर हो जाती है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी कंप्लेंट्स एंटरटेन ही नहीं की गई है, एडमिट ही नहीं की गई। इसलिए एक बार अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया, चाहे वेब के थ्रू किया, चाहे C-Vigil मोबाइल के थ्रू किया, तो या व्हाट्सएप के भी थ्रू किया, तो आपका उसमें रिकॉर्ड आ जाता है कि आपने कंप्लेंट किया है। और एक बार कंप्लेंट आई है तो उसको ऊपर निर्णय लेना, उसको डिस्पोज करना, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो कंसर्न ऑफिशियल जो इलेक्शन ऑफिशियल है वो टाइम बाउंड मैनर में उसको करेंगे। तो सुविधा पोर्टल एक है जिसके द्वारा जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी कैंपेनिंग में जो रैली करनी है, कोई परमिशन लेनी है किसी ग्राउंड की, उसके लिए वो उसमें परमिशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और वो भी टाइम स्टैम्प्ड है। अगर आप जिस डेट एंड टाइम को आप वो रिक्वेस्ट डालेंगे और जिस जगह के लिए जिस डेट एंड टाइम में मांग रहे वो आपका सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगा।
और इसलिए पर्टिकुलर किसी एक ग्राउंड के लिए अगर 2 जगह से रिक्वेस्ट आ रही है तो जिसने पहले रिक्वेस्ट किया होगा उसका राइट बनता है कि उसको वो जगह दी जाए। अकॉर्डिंगली जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस वे में उनको फर्स्ट चांस देंगे वहाँ पर कंसर्न जो भी एक्टिविटी वो करना चाहते हैं। तो ब्रॉडली रहेगा ऐसी वोटर काउंटिंग के लिए भी एक ऐप रहता है जिसके थ्रू टोटल जो काउंटिंग है उसका लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो ब्रॉड पोजीशन यही है कि जो आपका इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जो कल से इमीडिएटली विद इशू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन वो प्रोसेस में आ जाएगा, नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इस सबको करने के लिए सभी जगह शांति व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में रहे, उसके लिए ऑलरेडी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। टोटल 70 कंपनीज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF की आई हैं, जो आपने देखा होगा अलग अलग जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं उसमें एरिया डोमिनेशन का काम कर रही हैं। फ्लैग मार्च हो रहा है, पेट्रोलिंग हो रही है, लोगों से बातचीत करके उनके मन में किसी भी टाइप का कोई भय है, कोई शंका है, उसको समझने की कोशिश की जा रही है ताकि ऑन द डे ऑफ पोल वो बिना किसी डर के कि ना बिना किसी प्रेशर के अपने विल से, अपनी इच्छा से वो जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते वो दे पाएँ। तो और सभी लोग, सभी वोटर्स भारी संख्या में पोलिंग स्टेशन तक आए, उनको पोलिंग स्टेशन में आने से ना रोका जा पाए और आने के बाद पोलिंग स्टेशन में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी स्वेच्छा से वो वोट दे पाएँ। लास्ट ये पोलिंग स्टेशन जितने भी हमारे हैं 3350 उनमें सभी जगह आपकी CCTV कैमरा की व्यवस्था रहेगी और वेबकास्टिंग होगी। वहाँ पे जो लाइव फीड होगा उसको डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स में इवन उनमें रियल टाइम बेसिस पे देखा जाएगा और कहीं भी कुछ अगर घटना देखी जाएगी इमीडिएटली कंसर्न्ड AROs के थ्रू, सेक्टर ऑफिसर्स के थ्रू उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। विद मी स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर जी श्रीनिवास राव साहब भी हैं जो ओवरऑल सिक्योरिटी के डिप्लॉयमेंट को स्टेट लेवल पे देख रहे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DM and SP एज ए टीम वर्क कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़, मीडिया के साथ इंटरेक्ट करके उनके जो कंसर्न है उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। और हम सबका पूरा विश्वास है कि आप सबके समर्थन और सहयोग से ये जो इलेक्शन प्रोसेस, पार्लियामेंट्री इलेक्शन का आरंभ हुआ है उसको हम ट्रांसपेरेंट, फ्री, फेयर, वायलेंस फ्री एंड पीसफुल वे में कंडक्ट कर लेंगे। इसी आशा के साथ और आप सबके सहयोग की कामना करते हुए मैं अपने बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी, ये ब्रू सेटलमेंट वाला इशू असेंबली इलेक्शन के टाइम काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट रहा था क्योंकि उस समय अलग अलग जिलों में उनका मूवमेंट हो रहा था। तो टोटल पूरे स्टेट में 12 ऐसे ब्रू सेटलमेंट लोकेशन हैं जहाँ पे इनको सेटल किया गया है। असेंबली इलेक्शन जब हुआ था जनवरी फरवरी में जब लास्ट ईयर, उस समय तक मैक्सिमम नंबर ही शिफ्ट हो गए थे और उनको उस समय हम लोगों ने ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बना के वोटिंग दिया था। अब वो सारे पोलिंग स्टेशन ऑक्सिलरी से अब जब हम लोगों ने रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन किया था जुलाई अगस्त के महीनों में, उसमें उनको हमने परमानेंट पोलिंग स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया है। और एक जो काला लगवांग साउथ त्रिपुरा में शांति बाजार में, उस समय वहाँ पे परिवार शिफ्ट नहीं हुए थे, उनका शिफ्टिंग स्टार्ट हुआ है जनवरी में, दिसंबर के बाद हुआ है। तो इसलिए उसको रैशनलाइजेशन पोलिंग स्टेशन में नहीं काउंट कर पाए थे, इसलिए एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन हो। लेकिन अब तक मैक्सिमम जो भी ग्रुप फैमिलीज हैं जिन्होंने यहाँ पे सेटल होने का निर्णय लिया है वो अपनी परमानेंट लोकेशन की तरफ मूव कर चुके हैं और अकॉर्डिंगली कंसर्न जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, ERO, SDMs, उन्होंने उनके नाम इंक्लूड कर लिए। तो एग्जैक्ट हम आपसे शेयर कर लेंगे, या शायद नहीं, लेकिन 16,000 के ऊपर हम बता सकते हैं उस समय हो गया था। और
अभी करीब तो 17,000 के आसपास आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि 16,000 आपकी 11 पोलिंग स्टेशन का था जब 11 लोकेशन का, और काला लोगांग में करीब 1,000 के आसपास है, उसके ऊपर है, मतलब 1,000 के आसपास है, तो आप 17 तक पकड़ सकते हैं, 17,000। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के बारे में बात किया था आपने, उसका टोटल नंबर क्या है? इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब एक्चुअली सभी कॉलेजेस में तो है ही, और हमारा प्रयास है कि सभी हायर सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह में हो जाए। कुछ कमी है, लेकिन 80 to 90% तो कवरेज है ही। वेस्ट में स्कूल्स ज़्यादा हैं, इसलिए उसमें कवरेज परसेंटेज कम है रिलेटिवली, लेकिन बाकी सब में 90% के ऊपर ही है। और सभी को डायरेक्शन दिया गया है कि वो सभी जो बच गए हैं स्कूल्स, उसमें वो इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब खोल दें। उसमें उद्देश्य है कि वो शुरू से अगर वो जान पाएंगे कि वोटिंग का क्या प्रोसेस है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, तो वो जब 18 ईयर्स कंप्लीट करेंगे तो इमीडिएटली वो वोट के लिए आगे आएंगे। सर, आपने इलेक्शन एक्सपेंडिचर की बात की, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने भी जो 4 एम्स चैलेंजेस उन्होंने जो जब प्रेस वार्ता की, जैसे शेड्यूल फुल शेड्यूल अनाउंस हुआ, तो 4 एम्स मसल पावर, मनी पावर, फिर मिसयूज, जैसे डिसइंफॉर्मेशन, MCC वायलेशन। तो ये 4 एम्स को आप सर आप कैसे किस तरह से देखते हैं? और जैसे मिस इन्फॉर्मेशन और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर तो तुरंत एक्शन लिया जाता है, बट मनी पावर और मसल पावर ये चिंता का विषय है, तो त्रिपुरा में इसका कैसे सिनेरियो है? इनका देखिए, वही जैसे आप इन दोनों के लिए भी साथ ही साथ मतलब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे मसल पावर मनी पावर की बात बोल रहे हैं, प्रथम उसका फुल इंफॉर्मेशन आए, ताकि उसके बेसिस पे ये प्रमाण किया जा सके कि इसका दुरुपयोग हो रहा है मनी या पावर का, और उस हिसाब से फिर उसमें जो प्रावधान है IPC एक्ट हो या आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 1950, दोनों में जो प्रावधान है उस हिसाब से उनके अगेंस्ट में फिर लीगल एक्शन इनिशिएट होता है। जो FIR फाइल हुई या उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुई, वो प्रोसेस रहेगा। अच्छा, त्रिपुरा तो छोटा स्टेट है, क्यों बेसिस पे क्यों हो रहा है? ये मतलब ये खैर इसका शेड्यूल बनाने का निर्णय तो इलेक्शन कमीशन ही करता है, और अगर हम देखें तो 2014 2019 में भी 2 फेज में ही हुआ है इलेक्शन। तो मुख्यतः रीज़न बोला जा सकता है कि जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट एक मेजर फैक्टर रहता है डिसाइड करने में कि कितने फेजर में किया जाए, स्टेट वाइज या पूरे कंट्री लेवल पे, तो वो एक मेन रीज़न रहता है। अगर आप जैसे देखें असेंबली इलेक्शन में फोर्सेस ज़्यादा थी, एक ही डेट में पूरा हो गया, अब डेट उनकी जो फोर्सेस हैं उस वे में उतनी उपलब्ध नहीं हो पा रही होंगी, तो उन्होंने इसे 2 फेज में किया। तो नॉर्मली दैट इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि मेन उद्देश्य फेज 1 में हो या 2 में हो वो उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि इलेक्शन पीसफुल वे में हो, लोग में ये भरोसा रहे कि फ्री और फेयर वे में, ट्रांसपेरेंट वे में हो रहा है और उसमें किसी टाइप का कोई वायलेंस नहीं हो। तो ये लोगों को हम ये उनको भरोसा दिला पाएँ, इस दृष्टि को ध्यान में रखते ही इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कितने फेज में किया जाए। सर, बॉर्डर एरिया में क्या प्लानिंग है आपने का, और सेंट्रल फोर्स कितने हैं टोटल? आई विल रिक्वेस्ट कि SPNO साहब इसके बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स बताएं। बॉर्डर एरियाज में जो रेगुलर BSF का डिप्लॉयमेंट है वो तो कंटिन्यू हो रहा है, और हमारा DSR का अपना सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का पोस्ट जो है उसको भी एक्टिवेट किया गया है। और इलेक्शन के दौरान बॉर्डर एरियाज में एरिया डोमिनेशन कंप्लीट तरीके से रखने का ऑपरेशन प्लान बनाया हुआ है। और सेंट्रल फोर्सेस का बात आपने जो पूछा है, अभी तक 70 कंपनीज फोर्स हमें मिला है और मिलेगा इलेक्शन के बाद। सर, नया जो पोस्टल बैलेट्स आप बता रहे थे, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे PSR, दे आर स्कैटर्ड, उनके लिए क्या अरेंजमेंट रहेगा? क्योंकि दिस टाइम दे वोंट गेट इट टू टेक इट एट होम, दे हैव टू कलेक्ट इट, सो दे आर ऑन ड्यूटी, सो इन दैट केस डू यू थिंक इट इज पॉसिबल फॉर देम टू कास्ट देयर वोट इन दैट वे? Yes. Last time also we have made all arrangement for our DSR personnel as well as Tripura police personnel who are deployed throughout the state to facilitate them voting through postal ballot. This time also CEO office and our nodal officers will make every effort to give an opportunity to every police personnel to cast his vote. It is up to him to cast his vote, but the facility will be certainly given. Sir, is there a vision for sending the
Right now, only this electronically transmission of postal ballot is available only to service voters. So ETPBMS, ETPBS, it is called, but it is only for service voters. Service voters are basically armed forces people. Those are earlier used to be sent postal ballot by the concerned RO. Now that stage has been dispensed with. Instead of फिजिकल बाई पोस्ट ट्रांसमिटिंग देयर पोस्टल बैलेट, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक वे में जाता है, लेकिन वहाँ से रिकॉर्ड ऑफिसर की ओवरऑल निगरानी में वो वहाँ पे अपना वोट कास्ट करते हैं. वहाँ पे मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट होता है उसका वहाँ पे फिर प्रिंट आउट लिया जाता है, उसके बेसिस पे वो उसको वहाँ पे वोट कास्ट करके फिर बाई पोस्ट भेजते हैं. तो इसलिए ओनली सेंडिंग द पोस्टल बैलेट इज इन इलेक्ट्रॉनिक मेड, लेकिन वोट कास्टिंग एंड फाइनल वोट कम्स इन द एक्चुअल पोस्टल बैलेट फॉर्म. लेकिन बाकी और लोगों के लिए जो इलेक्शन ड्यूटी में उनके लिए सर्विस अवेलेबल नहीं. जैसे बताया गया उसमें 2 फैसिलिटीज पोस्टल बैलेट नॉर्मल वे में है, जिसमें उनको पोस्टल बैलेट दिया जाता है और फैसिलिटेशन सेंटिमेंट दे सकते हैं, या ईडीसी के थ्रू इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट. पर्टिकुलरली अगर हम अभी इस इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि 2 फेजेज में हो रहा है, तो आप देखेंगे कि एक तो क्योंकि 2 ही असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो अगर आप उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ड्यूटी में हैं जिसको आप खुद वोटर हैं, तब तो आप ईडीसी लेके इलेक्शन ड्यूटी करते करते भी इजीली पोलिंग स्टेशन में जाके वोट डाल सकते हैं. और अगर आप मान के चलें कि वो दूसरे पोलिंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, क्योंकि वो दूसरे दिन हो रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी ड्यूटी करके जब दूसरा फेज में वहाँ पे पोलिंग आएगी तब आप फिजिकली वहाँ जाके वोट कास्ट कर सकते हैं. इसलिए उस वे में रिक्वायरमेंट ऑफ ईडीसी या पोस्टल बैलेट कम रहेगा अगर हम इसको 2 फेज में कर रहे हैं. सर जैसे बताया गया कि 70 कंपनीज ऑफ सीएपीएफ आ गई है स्पेशल और भी आने वाली है, तो ये लास्ट डे तक जैसे 4 जून को काउंटिंग होगी, तो तब तक कितनी सीएपीएफ की कंपनीज यहाँ पे रहेगी? ये तो अभी कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस रहें और जब तक काउंटिंग होगा तब तो आपके जो स्ट्रांग रूम्स हैं, जैसे आपके पोल ईवीएम्स आते हैं पोलिंग स्टेशन से, वो कंसर्न स्ट्रांग रूम में असेंबली सेगमेंट वाइज जो हैं उनमें स्टोर रहते हैं. वहाँ पे तो पूरा 3 लेवल का सिक्योरिटी कवर रहता है. इंटीरियर जो सबसे है वो सीएपीएफ होती हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके बाद आपका स्टेट आर्म फोर्सेस होती हैं, फिर स्टेट पुलिस होती है. इसके साथ ही साथ जो आपके गेट्स वगैरह तो उस पर लाइव सीसीटीवी कैमरा के साथ मॉनिटरिंग होती है. इवन जो कैंडिडेट्स हैं जिनके मतलब वोट उस स्ट्रांग रूम में बंद हो गए, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स दे सकते हैं जो उस पूरी प्रोसेस को मॉनिटर करते रहें. तो उस वे में ओवरऑल उसकी सिक्योरिटी की जाती है. तो मेन इसलिए एक बार पोलिंग हो गया तो उसके बाद तो मेनली स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके ऊपर सीएपीएफ का रहेगा. लेकिन उसके बाद भी, लेकिन रिजल्ट निकलने के बाद भी, लास्ट टाइम भी जैसे रहा था, आपने देखा होगा असेंबली इलेक्शन के टाइम भी, फोर्सेज हैड रिमेन अप टू रीजनेबल टाइम कि वहाँ पे शांति बनाए रखी जाए. तो वो प्रयास इस बार भी रहेगा. इस बार भी अगर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसलिए इवन एडवांस डिप्लॉयमेंट के लिए भी मांगा गया था कि फोर्स पहले मिल जाए, ताकि कैंपेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही अगर फोर्सेज आ जाएंगी तो लोगों को ये वातावरण दिखेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए एरिया डोमिनेशन के लिए फोर्सेज हैं. तो उसी वे में सीएपीएफ आ गई हैं हमारी 70 कंपनीज. बाकी और आएंगी जब एक्चुअल डे ऑफ पोल आएगा, उस समय ज़्यादा फोर्सेज की और रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उस में और आएंगी. और ऑन द डे ऑफ काउंटिंग तक स्ट्रांग रूम की प्रॉपर गार्डिंग होगी, और इवन आफ्टर काउंटिंग एक रीजनेबल नंबर वो उस समय सिचुएशन को देख के डिसाइड किया जाएगा, और उस में पुलिस अथॉरिटीज व्यू लेंगी. एक एक करें. हाँ, Point number 7, photograph of the candidates on EVM. What is the thing? नहीं एक्चुअली ये फोटोज ऑफ करो हमेशा से ही है. ईवीएम मतलब इसको उसमें मेंशन किया रहता है, ये नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन से भी आता है. अब तो आप देखेंगे इलेक्टरल रोल में सबका फोटो है, हर इलेक्टर का वो फोटो उसमें है, एपिक कार्ड में तो रहता ही है. तो इसलिए और जो पोस्टल बैलेट होता है उसमें भी कैंडिडेट का नाम, उसका फोटो, और उसका अगर वो पॉलिटिकल पार्टी का है तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम और उसका सिंबल, ये बैलेट पेपर पे रहते हैं. तो फोटो रहता है. कई बार जैसे देखते हैं कि एक जैसे नाम हो जाते हैं, तो उसमें ये फोटो वोटर्स को पहचानने में सुविधा देता है. तो लेकिन ये नई बात नहीं है, ये कई इलेक्शन से अब हो रहा है. जब से आप मान के चलिए, जब से एपिक कार्ड में इलेक्ट्रल रोल में जब से फोटो आ गए हैं, तब से ये तो हो ही रहा है.
सर ये वल्नरेबिलिटी का स्टेटस क्या है दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में बताएंगे क्योंकि थोड़े दिन पहले वेस्ट त्रिपुरा में डीओ आपको इन्फॉर्म किए थे कि 150 पोलिंग स्टेशन वर अफेक्टेड वल्नरेबल इन वेस्ट त्रिपुरा ओवरऑल स्टेट में वल्नरेबिलिटी क्रिटिकलिटी का क्या स्टेटस है और सिक्योरिटी क्या है क्या होगा सर इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस के अनुसार वल्नरेबिलिटी मैपिंग किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स में थ्रू डीओस थ्रू सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस and involving field functionaries, DPOs, SDMs and OC police stations. The vulnerability mapping is a fluid and dynamic figure. It will keep on evolving till the last minute. As of now, I cannot give you the figures, exact figures district wise, but sufficient force has been arranged to cover the identified vulnerable areas as well as vulnerable police stations. The assessment of requirement of CAPF has been made on the basis of our assessment of vulnerability mapping. Sir, I want to know the number of vulnerable polling stations, sir. Okay, we know that it keep changing. I cannot give you them now, but they will be shared with you. You can, Yeah, but you can give the अंदाजा दे percentage around. Yeah. अंदाजा देना दे दो I will share it with you on your WhatsApp. Okay. बात बताना है सर हर लिस्ट में हम जर्नलिस्ट लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है आप लोग बोलते तो एक काम होता है और क्योंकि हर पुलिस स्टेशन में आप लोगों का जो सेंट्रल पुलिस रहता है आप लोगों का जो पास हम लोगों को उसको अलाउ नहीं करता है आप लोगों को उल्टा गाली करता है तो सेंट्रल पुलिस को आप लोगों को थोड़ा वर्कशॉप करके भेज देना अच्छा होता क्योंकि हम लोगों को ये फेस करना पड़ता है एक पुलिस स्टेशन में एक आईन लगे हो जाता है उधर आप लोग एक स्टेशन में बोलते हैं चलो आप आराम से कर लो और एक स्टेशन में दूसरे साइड में बोलते हैं 100 मीटर दूर जाओ तो आप लोग पहले उन लोगों को थोड़ा वर्कशॉप करके उसको देना है मुझे कुछ कहना नहीं ये बात आपकी अभी हम लोग ने एक्चुअली मीडिया पर्सनल्स के साथ एक वर्कशॉप भी किया था 13 मार्च को उसमें भी ये बात उठी थी तो CAPF को ऑलरेडी वैसे उनको बताया रहता है कि उनका आपका जो मीडिया पर्सन है उनको अंदर जाने का तो राइट नहीं रहता है तो इसलिए उनको बाहर से गेट से वो उसको कवर करके देख सकते हैं कि किस टाइप की पोलिंग हो रही है और जैसे आपने बोला CPF को भी उसको और वो सेंसिटाइज कर दिया जाएगा ताकि आपको उस दिन कोई असुविधा ना हो तो जितना जो अथॉरिटी लेटर या जो आपको मीडिया पास मिले हैं उसमें जहाँ तक आपको अथॉरिटी है जाने की उसमें किसी टाइप की असुविधा ना आए नहीं वो देखिए वो अगर होगा तो वहाँ पे अगर कोई और भी जो आपके सिविल साइड से भी लोग होंगे उनसे आप जब बात करेंगे तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा लेकिन ठीक है आपकी बात को अकॉर्डिंगली हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी टाइप का लोगों में डाउट ना रहे जो CAPF जो आई हैं उनको जब उनसे उनको बताया जाएगा कि किसको कहाँ तक जाने का अधिकार है तो उसमें भी फिर वो अलाउ करेंगे सर एक कंफ्यूजन होता है हमेशा मोबाइल फोन को लेकर आज की तारीख में सर जर्नलिस्ट लोग कैमरा के तरह भी मोबाइल को यूज करते हैं तो व्हाट इज द एक्चुअल सिस्टम अप टू व्हिच लिमिट आर वी अलाउड विद द मोबाइल बिकॉज़ some many of the journalists you can see over here only they are using the mobile as camera for the purpose of camera ये देखिए इसको आपको बोला हाँ पर देखिए जो आजकल तो आपने देखा होगा आपका सेल्फी पॉइंट भी होता है सेम पोलिंग स्टेशन प्रेमिसेस में जस्ट आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन जो पोलिंग स्टेशन रूम है उसके बाहर आपके इवन सेल्फी पॉइंट भी बने होते हैं वहाँ तक तो इलेक्टर्स वगैरह को भी एक तरह से अलाउ किया जा रहा है फ़ोन लाने के लिए तो इवन एज ए मीडिया भी आप ले जा सकते हो और अंदर जाने का तो वैसे ही अलाउड नहीं है तो इन दैट सेंस वन कैन से मोबाइल हैज़ बिन इम्प्लिसिटली गिवन परमिशन टू टेक अप टू द पोलिंग स्टेशन प्रेमिसेस वहाँ तक इसलिए परमिटेड है तो आप भी चाहे एज ए कॉमन सिटीजन जब ले जा सकते हो तो मीडिया भी ले जा ही सकते हैं और एक सवाल है कि पिछली बार 2019 में 168 पोल्स में रीपोल किया गया था पोलिंग स्टेशंस में तो ऐसा कुछ इस बार ना हो इसके लिए आप लोग क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट करते हो देखिए जैसे मैंने आगे भी बताया था जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं सभी पोलिंग स्टेशंस में CCTV कैमराज रहेंगे उनका इवन लाइव वेब टेलीकास्ट होगा जिसको रियल टाइम बेसिस पे कंट्रोल रूम्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग CE ऑफिस में वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे वहाँ पे जो कैमराज लगाने का काम लोगों ने BSNL एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी को दिया है
असेंबली इलेक्शन लास्ट टाइम में भी ये इशू पे काफ़ी कंसर्न था तो उसमें हमने BSNL को लास्ट असेंबली इलेक्शन में भी ड्यूटी दी थी, उसी बार भी हमने उनको ही दी है। और साथ ही साथ जो हमारे एक हम लोग ज़रूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा मैन पावर भी देखते हैं कि वो ये इंश्योर करें कि वहाँ जो वेबकास्टिंग हो रही है या रिकॉर्डिंग हो रही हो ठीक हो रही है। तो इसके लिए विशेष हम लोगों ने स्टेप्स लिए हैं ताकि अगर कहीं किसी टाइप का अगर कुछ गलत पता लगता है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाए। इस बार मतलब कंप्लीट वो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। 7 to 5 PM। पहले भी लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी यही टाइम था। That's one by one। नहीं देखिए EVMs अगर EVMs প্রবলেম না করে এই জন্য আমরা যে আপনি দেখেছেন EVMs কমিশনিং করেন কনসার্ন যে ECIL ইঞ্জিনিয়ার্স আসেন উনি डिप्लॉयड থাকেন इम्पॉर्टेंट लोकेशन मध्य যার কারণে উনি इमीडिएटली जितनी जल्दी वो पहुंच सकते हैं पुलिस स्टेशन तक पहुँचे। तो आज की डेट में जो पुलिस स्टेशन में जो EVMs हैं वो भी ओवर द पीरियड इम्प्रूव हो रहा है। उनका जो रगेडनेस है जो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह लीजिए स्टेबल है। तो इसलिए अभी हम लोगों ने जब फर्स्ट लेवल चेकिंग भी किया तो 5-7% से ज़्यादा मशीन में प्रॉब्लम नहीं आती। और जैसे आपने बताया अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो हमें ध्यान देना है कि कितनी जल्दी हम उसको रिप्लेस कर पाएँ। तो उसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि पोलिंग स्टेशंस जहाँ डिस्टेंट लोकेशन में उनमें जल्दी से जल्दी हम लोग रिप्लेसमेंट EVMs भेज पाएँ, उसके लिए हम लोग स्पेशल एफर्ट्स ले रहे हैं। और जो आपने बोला देर तक चले तो ये देर तक पोलिंग स्टेशन में पोलिंग हो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जब रैशनलाइजेशन पोलिंग स्टेशन किया था उस समय हम लोग कुछ नए पोलिंग स्टेशन खोले। इस बार लास्ट असेंबली इलेक्शन से भी अगर हम देखेंगे उसमें 3328 पोलिंग स्टेशन थे। उसके बाद 21 हमने और पोलिंग स्टेशन खोले हैं जिसमें 21 तो नए खुले हैं, इसके अलावा कुछ जगह देखा गया कि नंबर ज़्यादा है तो उस पोलिंग स्टेशन में भी एक सेक्शन एक पार्ट का लोग हमने अब दूसरे एडजॉइनिंग पोलिंग स्टेशन में शिफ्ट किया विद द आइडिया कि जो नंबर है जो वोटर्स का वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे ताकि एक पोलिंग स्टेशन में अगर उसमें बहुत ज़्यादा वोटर्स हैं वो उसकी वजह से देर तक पोलिंग स्टेशन में पोलिंग ना चले। लेकिन हमारा भी सबसे वोटर्स से रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों के थ्रू भी कई बार देखा जाता है कि पोलिंग दिन में दोपहर के टाइम में तो पोलिंग स्टेशन में लोग ज़्यादा नहीं हैं और एकदम से इवनिंग में लोग आ जाते हैं। इसलिए अगर सबका प्रयास रहे कि जितनी से जल्दी वो आके वोट डाल जाएं तो फिर ये शाम तक देर तक चलने का इशू नहीं रहेगा। लेकिन हमारी तरफ से अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है कि अगर 5 बजे के बाद ही पोलिंग चल रही है तो जैसे मैंने पहले कहा एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ वहाँ रहेंगी, बिजली की व्यवस्था है, पानी, टॉयलेट सबकी व्यवस्था है। इसलिए उनको वहाँ पे वोट देने के लिए रुकने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जैसे आपने बताया हमारा प्रयास रहेगा कि यूनिफॉर्म वे में पोलिंग चले। अगर कहीं पे अगर स्लो चल रहा है तो हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि पोलिंग स्टेशन स्लो चल मतलब पोलिंग प्रोसेस स्लो चल रहा है किसी पोलिंग स्टेशन में तो उसको थोड़ा तेज करने के लिए क्या किया जाए उसके ऊपर भी हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। क्या दोबारा बताएं? इसका एक्चुअली ये हम लोग का प्रोसेस महीने जनवरी से ही चल रहा है, कॉन्स्टेंटली सीजर चल रहा है। वीकली बेसिस पे हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास भी भेज रहे हैं। पर्टिकुलर जो बॉर्डर एरिया इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं मिज़ोरम और असम उनके साथ भी हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। लेकिन उसका टोटल अगर फिगर है तो हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे वो, क्योंकि हम लोग भेजते रहते हैं। अभी दैट फिगर इज़ नॉट रेडली अवेलेबल विद अस। लेकिन लिकर का सीज़र हुआ, आपका ड्रग्स का सीज़र हुआ या एक्साइज की तरफ से अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो प्रोसेस सब चल रही है। और अभी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स जब आ जाएंगे उनकी तरफ से भी गुरुत्व रहेगा कि इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है, कोई भी मूवमेंट अगर हो रहा है किसी चीज़ का, तो अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे देन इट रेज कंसर्न कि वो किसी गलत पर्पस के लिए तो नहीं हो रहा। तो वो रहेगा आपका। इस बार इलेक्शन कमीशन ने
इलेक्शन सीजर मॉनिटरिंग सिस्टम ESMS एक सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसमें जितनी भी सीजर से रिलेटेड एजेंसीज़ हैं उन सबको उसमें एक्सेस दिया गया है। और वो जब चाहे वो FST SST हैं, फ्लाइंग स्क्वाड टीम या स्टैटिक सर्वेलेंस टीम या एक्साइज की, पुलिस की, जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं, वो अगर कुछ सीज करती हैं तो उनको सिस्टम में इमिडिएटली वो पोर्टल में जाके एंट्री करेंगी और उसके बेस पे टोटल फिगर का एक रियल टाइम बेस पे पोजीशन मिलता रहेगा। और उसमें साथ ही साथ एक ही फिगर 2 बार आ जाए वो भी डुप्लीकेशन के चांस नहीं रहेंगे। तो वो प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट हो गया, सभी को उसमें एक्सेस दे दिया गया, सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। Sir, what is the number of total number of Just, violations of एक this मिनट। individual now, sir, this year? अब ऑब्जर्वर्स का अपॉइंटमेंट हो गया है, कितने ऑब्जर्वर्स आ जाएंगे? नहीं, ऑब्जर्वर्स का भी वी हैव नॉट गॉट एनी कम्युनिकेशन सो फार, सो दैट इज प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन। सो वंस इमीडिएटली कल एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर फॉर त्रिपुरा 1 वेस्ट वो आ रहे हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट फेज में कल से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। लेकिन बाकी 2 में कब आएंगे या टोटल जनरल ऑब्जर्वर्स, पुलिस ऑब्जर्वर्स कौन रहेंगे, दैट इन्फॉर्मेशन हैज नॉट यet बीन शेयर्ड। वो जनरली जैसे आपने देखा जनरल ऑब्जर्वर जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होता है उससे एक दिन पहले उनको आने का निर्देश रहता है। तो अगर 27 तारीख का है तो अब 26 इवनिंग या 27 मॉर्निंग ऑनवर्ड्स वन कैन एक्सपेक्ट कि जनरल ऑब्जर्वर फॉर दी फर्स्ट फेज आ सकते हैं। सर आपने हाँ, आपने कुछ पूछा था राइट, यहाँ पे Yeah, I said, what is the total number of poll violation complaints, ECRD poll violation complaints submitted till now, and EPS how many, sir? बताएं, आप बता दीजिए। हेलो क्या सब ये आपने टोटल कंप्लेंट्स कितने हैं MCC वायलेशन के अभी तक? अभी तक नहीं एमसीसी वायलेंस का ये एमसीसी वायलेंस का कोई बना केस अभी तक नहीं हुआ। तो अभी तो अनाउंसमेंट का डेट से हमारा ये स्टार्ट हुआ, अनाउंसमेंट हुआ तो 16 में, तो अभी तक कोई केस नहीं है। तो केस जितना आ जाएगा तो वो रजिस्टर एंड विल टेक एक्शन। चलिए, ओके, थैंक यू।